सो वर्किंग कैपिटल पॉलिसी जब फ्रेम की जाती है एक फर्म में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो अल्टीमेटली फ्यूचर पीरियड में हमारी फर्म की वर्किंग कैपिटल कंडीशन को अफेक्ट करता है. So decisions relating to working capital and short-term financing is referred to as working capital management. These involves managing the relationship between the firm's short-term assets and short-term liabilities. Because वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा कि एक फर्म शॉर्ट पीरियड टाइम में कितने एसेट्स मेंटेन करती है, यानी करंट एसेट्स, और कितनी करंट लायबिलिटीज मेंटेन करती है. सो मेन गोल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज टू एंश्योर दैट द फर्म इज एबल टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन and has the sufficient cash flow to satisfy both short-term maturing obligations and upcoming operational expenses. So उनके पास इतना sufficient cash होना चाहिए कि वो अपनी short term liabilities को face कर सकें, operating day to day expenses को face कर सकें. यही main purpose है working capital in hand होने का. तो working capital policy refers to the firm's basic policies that target करती है कि current assets कितने होने चाहिए in comparison to the current liabilities. तो ये प्री हैंड फिक्स किए जाते हैं कि किस तरह से ये करंट एसेट्स अरेंज करवाए जाए, उनको फाइनेंस किस तरह से किया जाए. सो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइज. तो दीज पॉलिसीज फ्रेम कीप इन माइंड, ये सारी चीजें की वो ध्यान में रखते हैं जब ये पॉलिसी बनती है. रिस्क कितना है एक फर्म को, उनकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी है, कितना वो डिजायर कर रहे हैं लिक्विडिटी पोजीशन को. तो ये पॉलिसी में ये तीन चीजें ध्यान में रखी जाती है. फर्स्ट इज रिस्क, सेकेंड इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एंड थर्ड इज आपको लिक्विडिटी पोजीशन कैसी चाहिए. आरपीएल का ध्यान रखा जाता है पॉलिसी फ्रेम करने के टाइम पे, रिस्क, प्रॉफिट्स, लिक्विडिटी. तो ये पॉलिसी जब फ्रेम की जाती है तो एक फर्म ने डिसाइड करना है कि उन्होंने ये पॉलिसी एग्रेसिव बनानी है, कंजर्वेटिव बनानी है कि मॉडरेट बनानी है. नो व्हाट इज एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी? दैट मीन्स वो अज्यूम कर रहे हैं कि हाई रिस्क होने वाला है, हाई रिटर्न तो है, ऑब्वियसली हाई प्रॉफिट्स के साथ हाई रिस्क भी आता है. फर्म कीप्स अ वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स. तो इस रीजन के कारण वो करंट एसेट्स कम रखते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि फ्यूचर में हमें रिटर्न आ ही जानी है और रिस्क भी ज्यादा है. तो स्ट्रैटेजी फॉलोड इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स इन करंट एसेट्स विद एक्सटेंसिव यूज ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट. वो फोर्स करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म क्रेडिट यूज किया जाए. वो अपने पैसे ब्लॉक नहीं करते हैं करंट एसेट्स में. सच फर्म कलेक्ट्स पेमेंट्स ऑन टाइम, लीविंग नो डेटर्स, एंड इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन द बिजनेस. वो किसी भी डेटर्स को लिबरल वे से एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते, पूरे टाइम पे अपनी पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं और क्रेडिट पीरियड भी शॉर्ट रखते हैं, फ्यू डेज का, फ्यू आवर्स का, या फोर्टनाइटली, एक दिन का उधार, 2 दिन का उधार, मैक्सिमम हफ्ते का उधार. यानी वो क्रेडिट पीरियड बहुत कम दे रहे हैं अपने डेटर्स को क्योंकि उनके पास वर्किंग कैपिटल इन हैंड वो कम रखते हैं और ये पैसे जितने भी आते हैं वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. सो दे वर्क विद लिटिल मनी ऑन हैंड, कट द स्लो मूविंग इन्वेंट्री. जो इन्वेंट्री बहुत स्लो मूव कर रही है, अननेसेसरी जो सप्लाईज है उसको, यानी अपने खर्चे को कट कर देते हैं. दिस मीन्स बिजनेस यूजेस वेरी लिटिल ऑफ इट्स ओन कैश. दे पे द क्रेडिटर्स एज लेट एज पॉसिबल. अपने क्रेडिटर्स को वो ज्यादा लेट पे करते हैं, यानी क्रेडिटर्स के लिए टाइम पीरियड ज्यादा रखते हैं, डेटर्स जिनसे पैसे लेने हैं उनके लिए टाइम पीरियड शॉर्ट रखते हैं. सो हाई द रिस्क अगर वो अज्यूम करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या करती है ऐसी फर्म? हाई रिस्क मींस हाई रिटर्न, लेस वर्किंग कैपिटल. और हाई रिस्क क्यों अज्यूम कर रहे हैं? बिकॉज इफ क्रेडिटर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट अ लेट पेमेंट, एंटरप्राइज में बी फोर्स टू लिक्विडेटेड एसेट्स इन एन एप्रोप्रिएट टाइम एंड प्राइस. तो एक रिस्क उनके क्रेडिटर्स के साथ भी अटैच है. अगर क्रेडिटर्स उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, पेमेंट करने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, तो उनको अपने करंट एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं वो टाइम पे पेमेंट करने के लिए. तो दिस इज एग्रेसिव पॉलिसी. नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव पॉलिसी. एन एंटरप्राइज हैज अ कंजर्वेटिव पॉलिसी जो अज्यूम करती है कि रिस्क लो होगा एंड इन्वेस्ट ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इन करंट एसेट्स.
रिस्क लो है, यानी उनकी रिटर्न उतनी ही रहनी है, ना बढ़नी है, तो ह्यूज रिटर्न एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, तो वो अपना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं करंट एसेट्स में. दिस हर्ट्स द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज एक्सेस कैश डज नॉट अर्न मच ऑफ द रिटर्न, क्योंकि उन्होंने या तो ज्यादा अमाउंट कैश में रखा होता है या करंट एसेट्स में रखा होता है, तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन उनकी इतनी अच्छी नहीं होती. If a conservative working policy is followed, there is plenty of cash in bank, high level of inventory, payables are up to date. आपकी कोई भी पेमेंट लेट नहीं होती है क्योंकि आपके पास कैश इन हैंड ज्यादा है. वर्किंग कैपिटल रेशियो ऑफ सच फर्म्स इज सफिशिएंटली हाई. सच रेशियो आइडली अबव 2 होती है बिकॉज उनके करंट एसेट्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द liabilities. According to this policy, not only the current assets and current liabilities are matched, but a little safety margin is kept, जिसको हम provision for margin of contingencies भी कहते हैं. ऐसे लोग बहुत conservative, narrow सोच होती है, वो रिस्क लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है. वो सेफ्टी मेजर्स हमेशा रेडी रखते हैं, कैश इन हैंड, कैश इन पॉकेट रखते हैं. एंड इस पॉलिसी में लो रिस्क अज्यूम किया जाता है विद हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स. दैट मेक्स यूटिलाइजेशन रेशियो लो. तो वहां पे जो रेशियो है, यूटिलाइजेशन रेशियो लो हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास हाई करंट एसेट्स चल रहे हैं. सो आई अगेन रिपीट, जो कंजर्वेटिव वर्किंग पॉलिसी फॉलो कर रही है फर्म, कंजर्वेटिव है, उनकी अप्रोच नैरो है, वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है, वो फ्यूचर में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे उनको प्रॉफिट होगा, वो डरते हैं इन्वेस्टमेंट्स करने से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने से. तो वो क्या करेंगे, वो सेफ गेम प्ले करेंगे. सेफ गेम क्या है, अपना पैसा संभाल के रखते हैं, कैश में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा करंट एसेट्स में. तो वो ज्यादा पैसे टाई अप करते हैं करंट एसेट्स में रेदर देन कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स उनकी कम है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी, तो उनके पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा क्योंकि कैश इन हैंड ज्यादा होगा. तो उनकी यूटिलाइजेशन रेशियो कम होगी. यूटिलाइजेशन रेशियो मींस रेशियो दैट इज कनेक्टेड टू इन्वेस्टमेंट्स इन लॉन्ग टर्म एसेट्स. वो यूटिलाइजेशन रेशियो कम होगी, लेकिन वर्किंग कैपिटल रेशियो इनकी हाई होगी क्योंकि वो कंजर्वेटिव है, वो ज्यादा पैसे ब्लॉक नहीं करना चाहते ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स. नाउ लास्ट इज मॉडरेट. जो एंटरप्राइज मॉडरेट पॉलिसी एज्यूम करती है, वो ये एज्यूम कर रही है कि उनका रिस्क मॉडरेट है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा कम, प्रॉफिटेबिलिटी वो ठीक ठाक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो हेजिंग यूज करेंगे. हेजिंग का मतलब मैचिंग अप्रोच. दे विल फोकस अ बैलेंसिंग अप्रोच, अ बैलेंस बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न. वो शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स भी फाइनेंस करते हैं, डेट्स भी होते हैं उनके, करंट लायबिलिटीज भी होती हैं, उसके साथ साथ वो लॉन्ग टर्म डेट्स भी फाइनेंस करते हैं, इक्विटी भी. यानी वो सब तरफ ध्यान दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म की तरफ भी एंड लॉन्ग टर्म की तरफ भी. तो इनकी जो अप्रोच होती है वो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अप्रोच होती है कि इतना तो हो कि हमारा बैलेंस हो जाए. जैसे हमारा लाइफस्टाइल अगर हम बात करें, इतना तो हो हम एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन कर लें. तो जब हम ऐसे सोचते हैं, हम मॉडरेट वे से सोच रहे हैं. तो it means if the assets is maturing after 30 days, payment of the debt which has financed it will have its due of payment in always 30 days. एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर उनके लॉन्ग टर्म एसेट्स भी उन्होंने परचेज करे हैं, वो उसकी पेमेंट उन्होंने 30 डेज में करनी है, तो वो इस तरह से प्लान करते हैं कि उनके शॉर्ट टर्म ड्यूज की पेमेंट भी इसके आसपास ही हो, यानी दोनों चीजें बैलेंस कर ले. तो hedging approach to working capital financing is based upon the concept of bifurcation of the total working capital needs. इसमें bifurcation होती है कि हमें वर्किंग कैपिटल को बांटा जाता है कि वर्किंग कैपिटल हमें परमानेंट कितना चाहिए, टेम्पररी कितना चाहिए. यानी परमानेंट जो वर्किंग कैपिटल हमारे पास फिक्स्ड इन हैंड होना ही चाहिए, तो उसकी लाइन ऐसे फिक्स्ड होगी, लेकिन टेम्पररी मींस जो इस तरह से लाइन होगी जो फ्लक्चुएट होता रहता है. तो वो दोनों वे से सोचते हैं कि वर्किंग कैपिटल भी हमें परमानेंट होना चाहिए हमारे पास एंड टेम्पररी भी होना चाहिए. लाइफ ड्यूरेशन करंट एसेट्स की फ्लक्चुएट हो सकती है, लेंथ ऑफ फाइनेंस वेरी कर सकता है. तो ये हर एस्पेक्ट को कवर करके चल रहे हैं. तो इनकी जो रेशो होती है करंट एसेट्स एंड टोटल एसेट्स, वो रेशो इस तरह से होनी चाहिए दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ एग्रेसिवनेस. उससे हमें डिग्री पता लगती है कि ये ना ज्यादा एग्रेसिव है ना ज्यादा कंजर्वेटिव है, तो वो मॉडरेट है. लेकिन अगर लो रेशो है, दैट रिवील्स एग्रेसिव पॉलिसी. अगर हाई रेशो आती है, दैट रिवील्स
कंजर्वेटिव पॉलिसी, तो ये रेशो भी मॉडरेट होनी चाहिए। कौन सी रेशो? करंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स की रेशो भी मॉडरेट होनी चाहिए। यानी ये फर्म करंट एसेट्स में भी इन्वेस्ट करती है और अपने फिक्स एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर रही है। सो ये इसके ऐसे फाइनेंस मैनेजर्स जो हैं वो सेफ्टी मार्जिन्स का भी ध्यान रखते हैं, बिकॉज ये जो मॉडरेट पॉलिसी के लोग होते हैं वो अपनी सेफ्टी भी देखेंगे, प्रिकॉशंस भी देखेंगे, करंट एसेट्स पे भी फोकस करेंगे कि करंट एसेट्स टू सेल्स रेशो भी उनकी कैसी होनी चाहिए, ये भी टोटली फोकस करेंगे। क्योंकि ये अगर मॉडरेट है तभी हमारी जो लॉन्ग टर्म रेशो है वो मॉडरेट हो सकती है। तो करंट एसेट्स टू सेल रेशो भी कैसी है, ये भी फाइनेंस मैनेजर बहुत ही ध्यान से फ्रेम करता है कि कंजर्वेटिव होनी चाहिए, एग्रेसिव होनी चाहिए कि मॉडरेट होनी चाहिए। तो अगर हम इन तीन पॉलिसीज को ड्रॉ अप करें तो एग्रेसिव पॉलिसी बहुत लो पे वर्क करती है क्योंकि ये हाई रिस्क अज्यूम कर रही है। कंजर्वेटिव पॉलिसी हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है तो ये हाई लेवल पे वर्क करती है। तो मॉडरेट बीच में, यानी बिटवीन द कंजर्वेटिव एंड एग्रेसिव, तो ये एक मिड वे निकालती है। दैट इज व्हाई इट इज सेड मॉडरेट पॉलिसी।